हर बार की तरह आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है जो 50 मिनट में पूरा करना है। सेक्शन ए है हिंदी। हिंदी में बात करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये एक पोस्टर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। यह भारत की गौरव परंपरा रही है। हस्तकरघा का मतलब है हस्त से यानी हाथों से बनाई जाने वाली चीजें। प्रमोट करने के लिए करा गया है स्वदेशी अपनाएं, देश का विकास में भागीदारी निभाएं, कला संरक्षण की ओर बढ़ें। तो ये बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स या चीजें बनाई जाती हैं हाथों से। ये 5 सवाल हैं इसके बेस पे। प्रस्तुत विज्ञापन में हस्तकरघा शब्द से आशय किस उत्पाद से है? तो यहाँ पर है आपका हाथ से बने उत्पाद से। ये जो परंपरा है इसको बचाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो इसमें जो तर्क है यह सजीव उदाहरण है, ये सही है। अर्थव्यवस्था के लिए हस्तकरघा उद्योग की संरक्षण एक अच्छी पहल नहीं होगी, तो ये तर्क गलत है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। इस विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये है हस्तकरघा परंपरा के प्रति जागरूकता लेकर आना। हस्त कलाकारों का सहयोग किया जा सकता है। इन 4 में से कौन सा विकल्प सही रहेगा? उनके बने हुए उत्पादों का प्रयोग करके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस विज्ञापन को किसने जारी किया है? यह मैंने सबसे पहले बताया था, शिक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया है। ये यहाँ पर लिखा भी है और बताया भी गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये विज्ञापन। तो इसका आंसर है आपका बी। ये है आपका ए। इसके बाद है ए डी बी। ए डी बी। तो ये हमने हिंदी के कर लिया, अब हम इंग्लिश का करते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ शॉपिंग मॉल के ऊपर बना है। शॉपिंग मॉल क्यों है, कैसे हैं और किस तरीके से चलन में आए, बताया गया है कि पहले जो मार्केट्स लगी थी वो क्लाइमेट से चेंज होती थी, जैसे मंगल बाजार, बुध बाजार या सोम बाजार, ऐसे करके मार्केट लगती थी। अब शॉपिंग मॉल क्या है? एक अंडर कवर्ड क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शॉपिंग करने का मौका दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, जैसे स्टोर, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी सर्विसेज। बैंक भी मिल जाता है इस शॉपिंग मॉल्स में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और टैक्स भी सरकार को मिलता है। सोसाइटी को एक कम्युनल स्पेस, कम्युनिटी सेंटर, शादी ब्याह करने के लिए या फिर डाइन करने के लिए, कोई पार्टी करने के लिए भी जगह मिल जाती है। ये कल्चरली फिट जो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की जो नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई एंटरटेनमेंट चीज़ें होती हैं, वो सब पॉपुलरली यहाँ पर शो ऑफ करी जाती है। ये जो मॉल्स होते हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका डिज़ाइन, इनके सामने जो सामानें इस तरीके से रखी जाती हैं कि आपकी बाइंग कैटेगरी, आप डिफरेंट चीज़ों को बार बार पलट पलट के देखोगे। फिर अगर आपको ज़रूरत नहीं भी होगी या कम समय में, नियर समय में ज़रूरत होगी, तो उसे आप आज ही ले लोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फूड कोर्ट, सिनेमा, पार्टी लॉन, पार्टी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा जगह मिलेगा, जिससे आप चाहोगे कि बार बार इस चीज़ को हम रिपीट करें। तो ये शॉपिंग मॉल के बारे में पूरा पैराग्राफ था। अब ये हैं आपके सवाल। एंशिएंट मार्केट प्लेस में और शॉपिंग मॉल में क्या डिफरेंस मेजरली है? ये जो डिफरेंस है वो है बी। मार्केट पहले आउटडोर शॉपिंग थी, यानी खुले जगह पे थी। अब क्लाइमेट कंट्रोल्ड समय पे जगह पे आ गई है शॉपिंग मॉल के अंदर। ये जो शॉपिंग मॉल हैं वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं उस समय के सोसाइटी के लिए? तो ये ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं, टैक्सेस जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, फिर सोसाइटी को फ़ायदा होता है। किस प्रकार से शॉपिंग मॉल के लेआउट और डिज़ाइन कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर को, कि वो बार बार आएँ और सामान को खरीदें? तो ये जो इनका डिज़ाइन है वो एनकरेज करता है, एक पल्स जनरेट करता है कि आप बार बार आके सामान खरीदें। यहाँ का जो शॉपिंग लेआउट है वो किस प्रकार से डिज़ाइंड है कि सबको आकर्षित करता है? तो फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन मिलता है। मतलब एक ही आइटम, जैसे अगर साबुन देखेंगे तो एक रैक पे डिफरेंट तरह के, डिफरेंट वैरायटी के साबुन होंगे जो नॉर्मली एक दुकान पर नहीं मिलेंगे। तो ये पल्स जनरेट करता है कि आप कोई एक आइटम नहीं ले रहे हैं,
तो आप दूसरा आइटम लेके संतुष्टि पा सकते हैं। इसे हम पल्स बाइंग, इम्पल्स बाइंग कहते हैं। ये जो शॉपिंग मॉल है वो किस प्रकार से कम्युनल स्पेसेस में यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड करते हैं सोशलाइज होने का, पार्टिसिपेट होने का और कोई फन एक्टिविटी करने का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ये हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैं एक बार आंसर्स लिख देता हूँ। ये है बी, यहाँ भी है बी, ये भी है बी, नाइन्थ का भी बी है और 10th का भी बी है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर इस बार यहाँ पर आपको बी दे रखे हैं। अब है मैथ्स की वर्कशीट। ये काफी अच्छी वर्कशीट्स है। पूछा गया है कि परिमेय संख्याओं की गुण जो है वो शालिनी को पता है, उसने ये लिखे हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गुण गलत है, शालिनी के द्वारा लिखा गया। जब परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं वो सेम ही रहती हैं, जब उनको घटाया जाता है विपरीत करके तो वो अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर जब उनको परिमेय संख्याओं को आमने सामने लिखा जाता है तो इसे उल्टा नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। गुणा करेंगे तो दोनों तरफ एक बराबर रहेंगी, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा गुण जो है वो गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको ध्यान से करते हैं। देखो, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 4 को 5 बार लिखना है, 3 को 5 बार लिखना है, इंटू 3 को 2 बार लिखना है और 4 को 2 बार लिखना है। हमें पता था कि बेस सेम होते हैं ना, तो पावर घट जाती है। तो यहाँ पर 4 है, पहले पावर 5 थी और 2 डिवाइड में है, यानी पावर ऊपर आके घट जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 3 है, इसकी पावर 5 है, ये जो पावर है वो इसके विपरीत है, तो इधर नीचे आकर ये पावर घट जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3। ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू आई है ना, ये 4/3 की पावर 3, ये x की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 4/3 की पावर 3। अब हम करेंगे x इनवर्स, यानी x का -1। जैसे ही -1 करेंगे तो ये जो चीजें हैं ये उल्टी हो जाएंगी, पावर उतना ही रहेगा, 3/4 का 3। अब हमसे कहा गया है कि x इनवर्स भी नहीं है, इसको -1 को 3 से इंटू करना है, तभी तो x -3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को -1 को 3 से किया, तो ऐसे ही इसको भी 3 से इंटू कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3/4, 3 3 9। तो आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से एक बार पीछे करके दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी भाग के नहीं करा रहा हूँ। 13th क्वेश्चन के लिए तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं। आप भी मैसेज किया कीजिए कि मुझे कौन सी चीज़ नहीं आ रही, मैं यहाँ पर हल करा दूंगा। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, कनिका और मोनिका। उनकी जो बचत है वो इतनी है, खर्च इतना है, और इनकम यानी उनकी जो जेब खर्च मिलती है उनकी माँ से, वो एक बराबर मिलती है। तो पूछा गया है कि शेष राशि कितनी होगी। तो पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो आ जाएगा कनिका ने कितने पैसे खर्च कर लिए। ऐसे ही इसको जोड़ूंगा तो आ जाएगा मोनिका ने कितने पैसे खर्च कर लिए। तो पहले जोड़ लेते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं कनिका की। कनिका का क्या होगा, हाफ प्लस 1/4। अब ध्यान रखना है कि नीचे अगर सेम डिजिट्स नहीं होते तो हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। इसको फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 2 आएगा बीच में, तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/4। अब इस 3/4 को ध्यान से देखो, 4 जो होता है ना नीचे, वो टोटल होता है। और क्योंकि इन्होंने बैंक में बचत और खर्च यानी फाइनली खर्च इतना कर दिया है, तो ये है आपका खर्च। तो 4 में से 3 खर्च हो गया, यानी 1 बचा हुआ है। कितने में से? 4 में से। तो ये कनिका का रेशो आ रहा है, 1 बचा हुआ है 4 में से। टोटल इनकम थी 3240, तो 3240 से इसे करेंगे इंटू, तो ये आ जाएगा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, तो 810। ये इसका पहले वाले का आंसर होगा, कनिका का। अब मोनिका के केस में भी इसको हम जोड़ेंगे पहले, 1/3 + 3/5। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, आएगा 15। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 5। 5 से फिर इसको इंटू करेंगे तो आएगा 5, प्लस 5 3 जा यानी 3 इंटू 3 9, तो ये आ जाएगा 14/15। अब यहाँ खुद देखो,
15 टोटल था, 14 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? एक। कितने में से? 15 में से। तो 1/15 भाग बचा है 3240 का। 3240 का। अब इसे आप भाग कर लीजिए। 15 दूनी 30, ठीक है। 2 और 4 बच जाएगा, 15 एकम 15, बच जाएगा 9 और 0, 15 छः, तो 216 आ जाएगा इसका, मोनिका का। तो 810 और 216 आंसर हमारा बी हो जाएगा, 13वें का बी। मैं आपको दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं, इसका आंसर बी है। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको इसे अच्छे से बताऊंगा। पहले तो आप इसको देखो, 7 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इन सबको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है बेटा 0.7, 4 डिजिट का मतलब 3 जीरो लगा दो इसके पीछे। अब ये देखो 0.74, 0.7400, ऐसे 4 4 डिजिट लगा लो। 0.7500 से लेकर 0.79, 0.7900 तक। अब यहाँ पे देखो 5 डिजिट पहले से ही हैं, तो 5 डिजिट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 4 डिजिट ही लिखेंगे क्योंकि हमें 4 डिजिट की जरूरत ही है। और यहाँ पर लिखेंगे 0.7490 से लेकर 0.7500। आप खुद देखो कि ये जो 0.7499 है वो यहाँ पर आ रहा है। देखो 0.7499, 91, 92, 93, 94, 500, तो 99 यहाँ बीच में आएगा, उसके बाद 500 आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी और किसी में आप देखोगे, देखो ये जो है और ये जो है इससे ज्यादा है इसकी वैल्यू, 7499 इससे ज्यादा आएगा, तो इनके बीच में नहीं आ रहा। ये 7544, 7499 से ज्यादा है, ये पहले ही ज्यादा है, तो इसके बीच में भी नहीं आ रहा। तो ऐसे करके हम एलिमिनेट करेंगे। देखो 74992 है, यानी 99 से ज्यादा हो गया ये, तो इसलिए ये भी नहीं आ रहा। तो आंसर इसका डी होगा। सही तरीका क्या है? 4 डिजिट पहले लिख लेना पॉइंट के बाद। अब आपका 15वां सवाल है। एक जूस बेचने वाला व्यक्ति है जिसने इतना जूस बेचा है सोमवार को और इतना जूस बेचा है मंगलवार को। पूछा गया है आपसे कि इन दोनों दिनों में जूस का अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पर लिखा है 14 और यहाँ पे लिखा है 12, मतलब ये ज्यादा है और ये है कम। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो हम करेंगे ऐसे, 14 3/5 माइनस 12 3/4। आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इसको करेंगे इससे इंटू, 14 5 जा 70, और फिर जो ऊपर आता है इसको करेंगे प्लस, तो 14 5 जा 70 प्लस 3, 73/5 माइनस 12 4 जा 48 इंटू 3, 51/4। 12 4 जा 48 प्लस 3, 51/4। अब यहाँ देखो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो संख्या आ रही है वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा इसका 20। 20 करेंगे 5 4 जा 20, यानी आंसर जो आया 4 उसको इसके ऊपर वाले से इंटू करेंगे, तो 4 को 73 से इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 292। बीच में माइनस का साइन है। 4 5 जा 20, तो 5 को फिर इससे इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 255। अब इसको घटाइए आप, तो आ रहा है हमारा आंसर 37/20। 37/20 को हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे? 20 से 37 को भाग दीजिए, 20 एकम 20, तो आ जाएगा यहाँ पर 7, 3 में से 2 गया 1, 17। लिखते कैसे हैं? इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, 17 को फिर यहाँ लिखेंगे और 20 को फिर यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसे होता है, 1 17/20, तो 1 17/20 जो आंसर है हमारा बी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। साइंस का क्वेश्चन, 3R का क्या अर्थ है? 3R मैंने पिछली वर्कशीट में आपको समझाए थे। तो यहाँ पर 3R का अर्थ होता है पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और कम उपयोग। एडोलसेंस की एक वर्कशीट आई थी जिसमें युवावस्था की बात करी गई थी। बताया गया था कि बुद्धिमत्ता का वैज्ञानिक रूप से सटीक कथन कौन सा है? बुद्धिमत्ता किसी लिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों में बराबर क्षमताएं होती हैं बुद्धि की। तो इसका आंसर आपका बी है, इसका आंसर बी है। यहाँ कहा गया है कि प्रकाश की किरण जब आती है, जैसे ये है आपका अविलंब, इधर से प्रकाश की किरणें आती हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इसे आपतित कोण कहते हैं।
तो परावर्तित कोण क्या होगा? तो आपको पता है कि आपतित कोण 30 है, तो परावर्तित कोण भी 30 होगा। ये आंसर बी हो जाएगा। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताया गया था। पहले की वर्कशीट जरूर देखिएगा, उससे ही ये सवाल आ रहे हैं। एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आपने नहीं तैयार किया तो। ध्वनि किस वस्तु में सबसे अधिक प्रसारित होती है? तो आंसर है ठोस। ठोस में कंपन ज्यादा है, ध्वनि ज्यादा है और ज्यादा अच्छे से प्रसारित होगी। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में हमारे होते हैं 7 रंग, जो कि श्वेत प्रकाश से बनता है। तो इसका आंसर ए है। इसका आंसर है आपका बी। और इससे पहले मैं आपको आंसर बता चुका हूं बी, और ये रहा बी। इसके ऊपर बी बी बी, ए बी। ठीक है, आप सोशल साइंस का करते हैं। हमारे देश के साथ जो पड़ोसी देश है उसके साथ हमारे संबंध किस प्रकार हों, यह अधिकार किस स्तर की सरकार के पास है? ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसका आंसर है डी। इस मानचित्र में एक राज्य को अंकित किया गया है ए नाम से। पूछा गया है कि यहाँ पर पुरापाषाण काल के पुरास्थल इनमें से कौन सा इस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो ए भीमबेटका है। क्योंकि मैंने वर्कशीट कराई है तो मुझे याद है। अगर आपने वर्कशीट नहीं करी है तो आप जरूर देखिए। फिर भी मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये जो हरलूड़ है ये कर्नाटका में है, ये आपका तमिलनाडु में है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो मेरे को याद है क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया है आपको। अब आ गया 23वां सवाल। उत्प्रवास की स्थिति में मूल निवास स्थान की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्प्रवास का मतलब होता है कि जो गांव के लोग या शहर के लोग दूसरे देश में या दूसरे जगह पे चले जाते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं, यानी पुराने जगह को छोड़ देते हैं, तो फिर जनसंख्या में आती है कमी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। जब भी कोई आपदा आती है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर सही कथन चुनना है। तो हमें मौसम का ध्यान रखना चाहिए, आपातकालीन किट बनानी चाहिए जिसमें हम जो जरूरतमंद चीजें होती हैं उसको रख लेते हैं। घर छोड़ के जब जाएं तो बिजली और गैस के सिलेंडर का स्विच बंद करके जाएं। तो ये तीनों कथन हमारे लिए सही है। तो आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्तर की स्थारें दे रखी हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। राज्य सरकार के पास होता है कृषि, व्यापार और पुलिस, जबकि केंद्र सरकार के पास होती है मुद्रा। तो ये आंसर आपका गलत है और हमें गलत की पहचान करनी थी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ये भी डी है। इसके ऊपर तो मैंने आंसर लगा रखे हैं। उम्मीद है कि आपने सारी वर्कशीट अच्छे से सॉल्व करी होगी और फिर आप इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे असेसमेंट वाली वर्कशीट को। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये वर्कशीट शेयर करिए। थैंक यू।